हेलो फ्रेंड्स, राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश कुमार दुबे इस संस्थान के VI टीचर के रूप में कार्यरत हूं और जो भी बच्चे इस क्षेत्र में VI के अलावा विजुअल इंपेयरमेंट के अलावा अध्ययन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी मेरा वीडियो काफी अच्छा है, क्योंकि मैं VI के अलावा जो अलग से स्पेशल क्षेत्र में अध्ययनरत बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी हमारा लेसन प्लान काम आता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो तीनों फॉर्मेट VI, IDD और HI तीनों में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आंखों में कुछ होने वाली बीमारियां के बारे में, तो मैंने जब पेपर देखा कि पेपर में आंखों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस बीमारी का क्या शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है, इसके इलाज के क्या उपाय है, मतलब जो दीर्घोत्तर ये क्वेश्चन आते हैं वैसे देखे तो मैंने सोचा कि क्यों आज का वीडियो आंखों की बीमारियां और उनके शैक्षणिक प्रभाव के बारे में चर्चा कर दूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये हमारा संस्थान है, यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है और मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे या स्टूडेंट हमारे संस्थान से पहले से जुड़े हैं तो वो यहाँ का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाए। तो आप लोग अब देर मत करें और अपना एडमिशन कराना सुनिश्चित करें, ताकि यही एक ऐसा संस्थान है जो अपने छात्रों के प्रति हमेशा गंभीर रहता है, उनके कल्याण के लिए। आपका मान लीजिए कि अगर CRE का प्रोग्राम है, आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसी संस्था से आप लोग CRE भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि परीक्षा आ गया तो इस संस्था में रहने खाने पीने सभी का फ्री इंतजाम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी सुविधा आप लोगों को किसी संस्थान में जल्दी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग अब समय को ज्यादा बर्बाद मत कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन संपर्क करके कराने की चेष्टा करें। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक है कि आंखों की बीमारियां और उनके शैक्षणिक प्रभाव, मतलब कि जो बीमारियां होती हैं उनके शैक्षणिक प्रभाव क्या होते हैं, उनका इलाज क्या है। ठीक है, आंखों से संबंधित बहुत सी अलग अलग बीमारियां हैं। इस पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि बहुत सी बीमारियां हैं जो दृष्टिबाधिता उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी बीमारियां क्या करती हैं कि अगर समय रहते उचित इलाज न हुआ तो वो किस में कन्वर्ट कर देती हैं, दृष्टिबाधिता में। ठीक है, विभिन्न बीमारियों का अध्ययन करने के पहले उनके वर्गीकरण को समझना होगा, जो कि आंखों की कार्य प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक प्रकार की बीमारी निम्न में से किसी एक या अधिक वर्ग से संबंधित होती है। इनमें से प्रत्येक वर्ग के लक्षण अलग अलग हैं और ये वर्ग ये है। इसमें क्या है कि जो भी बीमारियां हैं उनके अलग अलग प्रकार के अवगुण हैं, उनकी लक्षण अलग अलग हैं। ठीक है, और उनका इलाज भी अलग अलग प्रकार के हैं और उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उनका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। और मिला जुला के अगर इन चीजों को इग्नोर कर दिया जाए, लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये बीमारियां क्या बनती हैं, दृष्टिबाधिता का कारण बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ये वर्ग कौन कौन से हैं? एक है केंद्रीय दृष्टि का अभाव। ठीक है, दूसरा है धुंधली परिधीय दृष्टि में कमी। दूसरा क्या है? परिधीय दृष्टि में कमी। तीसरा है धुंधली दृष्टि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे
केंद्रीय दृष्टि का अभाव, वास, सेंट्रल विजन लॉस। ठीक है। अब परीक्षा में मान लीजिए कि आपके लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि केंद्रीय दृष्टि के अभाव के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके संबंध में कौन सी बीमारियां आती है। ठीक है। इस स्थिति में देखी जाने वाली वस्तु के केंद्र में धुंधला अथवा काला छिद्र दिखाई देता है। इस स्थिति में जो भी व्यक्ति होता है उसे कैसा दिखाई देता है? धुंधला और काला छिद्र जैसा दिखाई देता है। ठीक है। इनके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मैकुलर डिजरेशन और ऑप्टिक एट्रोफी। इससे इस जो लक्षण होगा तो कौन सी बीमारी का लक्षण बता रहा है कि मैकुलर डिजरेशन और ऑप्टिक एट्रोफी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकुलर डिजनरेशन। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये आंख की कौन सी बीमारी है। ठीक है। मैकुलर डिजनरेशन। मैकुलर रेटिना का केंद्रीय भाग होता है। मैकुलर क्या होता है? रेटिना का केंद्रीय भाग होता है। यह पढ़ने तथा सूक्ष्म कार्यों में मदद करता है जिनमें बारीकियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। मैकुलर डिजरेशन तब होता है जब मैकुला या तो बहुत पतला होता है या असमतल होता है। जो हमारे आंख का रेटिना होता है, सूक्ष्म भाग होता है, क्या होता है? मैकुला होता है। और ये बीमारी कब होती है? जब ये बहुत पतला हो जाता है या असमतल हो जाता है, क्योंकि रेटिना के नीचे रक्त नलिकाओं से स्राव होता रहता है। ये जो हमारी रेटिना है इसके नीचे रक्त नलिकाओं से क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, स्राव होता रहता है। मैकुला में क्षरण का कारण उसमें खून का न पहुंचना भी होता है। मैकुला बीमारी के क्षरण का कारण क्या होता है? कि रेटिना तक खून का न पहुंच पाना। ठीक है। मैकुलर डिजरेशन एक ऐसी अवस्था है जो मैकुलर डिजरेशन एक ऐसी आंख की बीमारी और उनके शैक्षणिक प्रभाव। ठीक है। मैकुलर डिजरेशन एक ऐसी अवस्था है जो 50 वर्ष के व्यक्ति तक इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब है आंखों की बीमारियां और उनके शैक्षणिक प्रभाव। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ऐसी अवस्था है जो 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी से कितने वर्ष के लोग प्रभावित होते हैं? 50 वर्ष के ऊपर के लोग। ठीक है। जो लोग मैकुलर डिजरेशन के शिकार हो जाते हैं उनका दृष्टि क्षेत्र का केंद्रीय भाग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। जो लोग ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें क्या होता है? आंखों की रोशनी का बिल्कुल शून्यता पर चली जाती है। उनके पास केवल परिधीय दृष्टि क्षमता होती है। मध्य भाग का क्षेत्र या तो धुंधला होता है या बिल्कुल नगण्य हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मोतियाबिंद अथवा काला मोतिया के बाद मैकुलर डिजरेशन दृष्टि बाधा का तीसरा बड़ा कारण होता है। मोतियाबिंद के बाद ये क्या होता है? तीसरी ऐसी बीमारी है जो पूर्ण दृष्टि को प्रभावित करने के लिए तीसरी बड़ी बीमारी है। ठीक है। तथा 9% दृष्टि बाधा का कारण मैकुलर डिजरेशन पाया गया है। और 9% दृष्टि बाधा किस बीमारी के कारण होती है? मैकुलर डिजरेशन के कारण होती है। बढ़ती उम्र के अलावा तंबाकू का सेवन, अनुचित खान पान, पराबैंगनी किरण तथा आनुवंशिकी भी मैकुलर डिजरेशन के कारण हो सकते हैं। ठीक है। क्या होता है कि ज्यादा धूम्रपान करना, ज्यादा पौष्टिक चीज न खाना या सूर्य की रोशनी में ज्यादा घूमना, जैसे पराबैंगनी किरण का
आंख पर पड़ जाने से क्या होता है, ये बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है। मैकुलर डिजनरेशन के कारण पढ़ने तथा गाड़ी चलाने जैसे कार्यों में परेशानी आ सकती है। इस बीमारी के कारण क्या होता है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगा और गाड़ी चलाने में भी समस्या होती है। मैकुलर डिजनरेशन की स्थिति में व्यक्ति को दर्द नहीं होता है, अतः कई बार व्यक्ति बीमारी के प्रति लापरवाह हो जाता है और बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। लेजर तकनीकी से इसका इलाज संभव है। इस बीमारी का इलाज कैसे होता है, लेजर तकनीकी के द्वारा होता है। ठीक है। अब है अगला टॉपिक। ठीक है। अब है हमारा क्या, ऑप्टिक एट्रोफी। ठीक है। अब अगली बीमारी कौन है, आंख की बीमारी, ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें क्या होता है कि यह समस्या तब खड़ी होती है जब ऑप्टिकल तंत्रिका सूख जाती है। ठीक है। यह बीमारी कब होती है, जब हमारी ऑप्टिकल तंत्रिका सूख जाती है और उसके कारण रेटिना और ऑक्सीपटल लोब के मध्य का दृष्टिपथ बाधित हो जाता है। इस कारण ऑप्टिक डिस्क में परिवर्तन हो जाता है और दृष्टि प्रक्रिया में कमी आ जाती है। ठीक है। दृष्टि प्रक्रिया की यह कमी दृष्टि की स्पष्टता, पैनेपन को कम कर देती है। इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति की दृष्टि स्पष्टता और पैनापन, आंख की जो तेजी होती है, उसको ये बीमारी में क्या पता होता है, कम हो जाता है। ठीक है। दृष्टि प्रक्रिया की यह कमी दृष्टि की स्पष्टता और पैनेपन को कम कर देती है या किनारे के दृष्टि क्षेत्र को कम कर देता है। इससे रंगों को देखने, पहचानने की संवेदनशीलता प्रभावित हो जाती है। ठीक है। वे प्रकाशीय नसें जो आंखों से संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं कि ठीक कार्य न कर पाने से जो बीमारी परिस्थिति बनती है, उसे ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी आंख की जो नसें होती हैं, वो किसी चीज को देखकर क्या करते हैं, वो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि वो संदेश हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिससे दूसरी बीमारी का खतरा बन जाता है। तो ऐसी बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं, ऑप्टिक एट्रोफी। ठीक है। इससे दृष्टि का लोप हो जाता है और इससे ऑप्टिक डिस्क पीला हो जाता है। और ये क्या होता है कि दृष्टि का लोप हो जाता है और आंख क्या हो जाती है, पीला पड़ जाती है। इसके लक्षण, दृष्टिमूलक कार्य, अब पूछ देगा कि ऑप्टिक बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, क्वेश्चन में आ सकता है। दृष्टिमूलक कार्यों की निष्पत्ति में उतार चढ़ाव पाया जाता है। जो भी चीजें हम देखते हैं उसके क्या होता है, उसमें उतार चढ़ाव जैसा हमको दिखाई देगा। ठीक है। दृष्टि धुंधली हो सकती है। दृष्टि क्या होती है, धुंधली हो सकती है। रात में तथा रंगों को देखने की क्षमता बाधित हो जाती है। रात में देखने की शक्ति बाधित हो जाती है और रंगों को पहचानने की क्षमता बाधित हो जाती है। व्यक्ति सूरजमुखी भी हो सकता है। व्यक्ति सूरजमुखी का मतलब क्या होता है कि मतलब सूरजमुखी का जो आप फूल देखे हैं, वो सूर्य के किरण की तरफ बिल्कुल देखता रहता है। ठीक है। और उसी तरह आदमी चुपचाप मूक दर्शक बन के किसी चीज को देख सकता है, लेकिन उसका सही अनुभव नहीं ले सकता है। ठीक है। कारण, अब इस बीमारी के कारण क्या है, तो कोई चोट से भी बीमारी हो सकती है। आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक बीमारी, अथवा काला मोतिया जैसी बीमारियां ऑप्टिक एट्रोफी का कारण बन सकती हैं। ठीक है। अब इसके शैक्षणिक प्रभाव क्या होता है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिक एट्रोफी बीमारी के कारण शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ठीक है।
तो जब आप वीडियो देखे रहेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्टिक एट्रोफी के कारण उत्पन्न हुई अल्प दृष्टि की अवस्था में दूर तथा पास दोनों ही कार्यों में आवर्धकों का प्रयोग करना चाहिए। जब ये बीमारी हो जाएगी तो क्या क्या करना पड़ेगा, आपको नजदीक देखने वाली और दूर देखने वाली दोनों प्रकार की ऑप्टिकल लेंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अत्यधिक प्रकाश की अवस्था से बचना चाहिए। जब ज्यादा प्रकाश है तो उस प्रकाश से क्या करना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा। दूर तथा पास दोनों प्रकार के कार्यों में चमक से बचने के लिए क्षणकों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब ज्यादा प्रकाश से बचने के लिए क्षणकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। फिल्टर, इसके बाद बच्चों के सम्मुख अप्रकाशीय व्यवस्थाओं की कार्यविधि का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उनका भी लाभ लिया जा सके। चित्रों को सरल रखना चाहिए तथा उन्हें बिना जटिलता बताए प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है, पढ़ाते समय चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बच्चों को, ऐसी बीमारी वाले बच्चों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, सिंपल कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए दृष्टि उद्दीपक के कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि उन्होंने जो कुछ देखा है उसका अर्थापन कर सके, और पढ़ाते समय जो दृष्टि उद्दीपक पदार्थ है वो मटेरियल बच्चों के सामने रखना चाहिए ताकि जो देख रहे हैं उसको ये बहुत अच्छा तरह से समझ सके। पढ़ने के लिए सिर अथवा आंखों को घुमाने से अच्छा पुस्तक को आगे पीछे खिसकाना होगा, और सिर इधर उधर करने के बजाय पुस्तक को आगे पीछे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। अब है परिधीय दृष्टि का अभाव, स्फेरिकल विजन लॉस, जो सेकंड मैटर था। ठीक है। परिधीय दृष्टि का अभाव, आसपास के क्षेत्र का अभाव दृष्टि को प्रभावित करता है तथा केवल बीच की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि आसपास का क्षेत्र का अभाव दृष्टि को प्रभावित करता है, केवल बीच की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। केवल सेंटर की वस्तुएं होगी क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। इनके कारणों में शामिल ग्लूकोमा और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। इस बीमारी, इस अभाव में कौन कौन सी बीमारी होती है, एक है ग्लूकोमा, दूसरा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है। अब है आंखों की बीमारियां तथा उनके शैक्षणिक प्रभाव। अब इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्लूकोमा। ठीक है। अब परीक्षा में आप मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आंखों की बीमारी ग्लूकोमा के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ग्लूकोमा हो जाने पर व्यक्ति के शैक्षणिक प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लक्षण क्या हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। दरअसल ग्लूकोमा कई बीमारियों का सामूहिक रूप है। ग्लूकोमा क्या है, कई बीमारियों का सामूहिक रूप है। ठीक है। जिसके अंत में आंख की बनावट तथा क्रिया दोनों में ही कमी आ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, आंख की बनावट में, जो आंख की बनावट है उसमें कुछ कमी आ जाती है। इस बीमारी में आंख के अंदर स्थित ह्यूमस का सामान्य दबदबा बढ़ जाता है, और इस बीमारी में क्या होता है, जो आंख के अंदर ह्यूमस होता है उसका दबदबा बढ़ जाता है। ठीक है। यह बढ़ा हुआ दबाव आंखों की ऑप्टिक नर्व तथा अन्य भागों को क्षतिग्रस्त करने लगता है, और इससे क्या होता है, आंखों के ऑप्टिक नर्व और जो अवशेष भाग है उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है। जो लोग ग्लूकोमा का शिकार हो जाते हैं उनकी दृष्टि के आसपास का दायरा खत्म हो जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे दृष्टि क्षेत्र सीमित और संकरा होता जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी दृष्टि क्षेत्र उसका क्या होता है, धीरे 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 घटता चला जाता है। ठीक है। आसपास के क्षेत्र में देखने की शक्ति घटने से व्यक्ति की दृष्टि का दायरा मात्र सुरंगीय दृष्टि का रह जाता है, और जब पूरा बीमारी बढ़ जाती है तो आंख के देखने की स्थिति कैसे रह जाती है, सुरंगीय, मतलब पूरा ऐसा करने पर हल्का सा आप किसी चीज को बारीक छेदा जैसा देख सकते हैं, इसके बाद आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है।
काला मोतिया आपटिक नर्व में खून की आपूर्ति न होने के कारण तंत्रिका विकृति है, और इसी में एक बीमारी आ जाती है काला मोतिया, जो क्या होती है कि आपटिक नर्व में खून की आपूर्ति जब बंद हो जाती है तो ये बीमारी शुरू हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में कमी आ जाती है। पहले परिधीय दृष्टि क्षेत्र प्रभावित होता है तथा काला मोतिया गंभीर रूप से लेने पर केंद्रीय क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। इससे क्या होता है कि पहले इसका परिधीय क्षेत्र खत्म होता है और काला मोतिया जब जबरदस्त रूप में हो जाएगा तो क्या होता है, इसके आंख की रोशनी को कम कर देता है। काला मोतिया ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर दो प्रकार का हो सकता है। काला मोतिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर। इनमें से प्रत्येक को पुनः प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। इसको किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है। आंख के दबाव के समान रहने तथा बढ़ने पर सबसे सामान्य प्राथमिक ओपन एंगल काला मोतिया पाया जाता है। किसी चोट या अन्य कारण जुड़ने से काला मोतिया द्वितीय स्तर तक का होने से अधिक गंभीर हो जाता है। प्रथम स्तर में तो कम चलाऊ रहता है, अगर इसमें आपको चोट लग जाए तो ये क्या होता है, बीमारी और अधिक गंभीर हो जाता है। यह आंख की अंदरूनी संरचना के कुविकास के कारण होता है। यह बीमारी क्यों होता है? आंख की अंदरूनी संरचना के कुविकास के कारण होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त लेंस में बदलाव, किसी दवा के असर, कोई शल्य क्रिया अथवा आनुवंशिक कारणों से भी काला मोतिया हो सकता है। ये क्या होता है, कोई जैसे मान लीजिए कि दवा का रिएक्शन हो गया, ठीक है, या कोई शल्य क्रिया अथवा आनुवंशिक जेनेटिक कारणों से भी यह बीमारी हो जाती है। ठीक है। ज्यादातर लोगों में ओपन एंगल ग्लूकोमा पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे बनता है, जबकि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा तीव्र गति से बढ़ता है। ओपन एंगल क्या होता है ग्लूकोमा, वो धीरे धीरे होता है, और ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का होता है, ये तीव्र गति से बढ़ता है, किंतु अपेक्षाकृत कम लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन यह क्या करता है, बहुत कम लोगों को प्रभावित करता है। एक अनुमान के अनुसार लोगों में 12% दृष्टि बाधा का कारण ग्लूकोमा होता है, और एक सर्वे के अनुसार क्या होता है कि 12% लोगों को अंधता किससे होती है? ग्लूकोमा के कारण होती है। ठीक है। एशिया में ज्यादातर लोग क्लोज एंगल ग्लूकोमा से पीड़ित हैं, और भारत में किससे ज्यादा एशिया में लोग पीड़ित हैं? तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा से पीड़ित है। ठीक है। अब है इसके लक्षण। शुरू में ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते, कोई दर्द भी नहीं होता। ग्लूकोमा में क्या होता है कि शुरू कोई दर्द भी नहीं होता है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और दृष्टि सामान्य बनी रहती है, किंतु धीरे धीरे बीमारी बढ़ने पर दृष्टि कम हो जाती है और निम्न लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। कौन कौन लक्षण दिखाई देने लगते हैं? काला मोतिया के कारण दृष्टि मूलक क्रियाओं में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। दृष्टि क्षेत्र सीमित हो सकता है, जो देखने की आपकी क्षेत्र सीमा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। व्यक्ति को रात के समय कम दिखाई दे सकता है, पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, आंख के लाल होने तथा सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आंख लाल हो जाता है और सर में दर्द होने लगता है। ठीक है। सीमित क्षेत्र के कारण वस्तुओं को ढूंढने में परेशानी आ जाती है, और इस बीमारी में क्या होता है, वस्तुओं को ढूंढने में भी परेशानी आ सकती है। परिणाम स्वरूप चलने फिरने में भी व्यक्ति बाधा अनुभव करता है, और जब ये बीमारी आपको पकड़ लेगी तो आपको चलने फिरने में क्या करता है, असहज महसूस करेगा। जैसे आपको लगेगा कि खाली जगह है और ये प्लेन जैसा दिखाई देगा या ऊंचा दिखाई देगा, पैर आपका डगमगा सकता है। ठीक है। अब इसका इलाज क्या है? ग्लूकोमा का इलाज क्या है? परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लूकोमा बीमारी के शैक्षणिक प्रभाव और इलाज के बारे में आप चर्चा कीजिए। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो इस पर चर्चा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।
ग्लूकोमा का इलाज आंख के अंदर द्रव का निर्माण तथा उसके बाहर निकलने के लिए अनुपात पर निर्भर करता है। क्या करता है, कैसे ठीक से हो सकता है कि आंख के अंदर जो द्रव होता है उसके निर्माण और निकलने के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, आंख के दबाव पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पाने से दृष्टि बाधा आ सकती है। नेत्र चिकित्सक की सलाह से आई ड्रॉप लगातार डालने से आंख के दबाव में कम किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि चिकित्सीय सलाह से इसका आई ड्रॉप मिलता है और उसको डालने से क्या हो सकता है, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तथा किन्हीं परिस्थितियों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है और कुछ परिस्थितियों में क्या हो सकता है कि शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ज्यादातर प्रकार का काला मोतिया समय से इलाज कराने पर ठीक हो जाता है और ज्यादा प्रकार के जो काला मोतिया है वो क्या होते हैं, समय रहते इलाज कराने से ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रतिदिन जो भी वीडियो लेकर आता हूं, अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो एक ही दिन ज्यादा ओवरडोज दे देने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ही इस पर चर्चा किया और जो अगली आंखों की बीमारियां है उस पर शेष कल चर्चा हम करेंगे और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर भी हम फोकस करेंगे। और आज जो मैंने चर्चा किया है बीमारियों के बारे में, लक्षण क्या और उसके प्रभाव पर, इसका भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों के सामने तैयार किया है जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप लोग इसको अच्छी तरह समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए, मैकुलर डिजरेशन मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, बच्चों को, युवाओं को, वयस्कों को, बुजुर्गों को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुजुर्गों को। ठीक है, जैसा कि चैप्टर में मैंने चर्चा किया था कि 50 वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति रहते हैं उसको ये बीमारी क्या करती है, ज्यादा प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बुजुर्गों को। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैकुलर डिजरेशन का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मैकुलर डिजरेशन का मुख्य लक्षण क्या है? रात्रि अंधापन, केंद्रीय दृष्टि में धुंधलापन, आंखों में दर्द, दृष्टि का रंगीन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय दृष्टि में धुंधलापन, ऑप्शन बी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैकुलर डिजरेशन के कारण शैक्षिक प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन क्या है? पढ़ने में कठिनाई, शारीरिक शिक्षा में परेशानी, सामाजिक गतिविधियों में कमी, कि गणित में कमजोर प्रदर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को मैंने चर्चा किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैकुलर डिजरेशन से ग्रसित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए कौन सी तकनीकी का सहायक हो सकती है? ऑप्शन है ऑडियो बुक और ब्रेल प्रिंट की सामग्री, केवल ब्रेल लिपि, केवल हाथ से लिखी सामग्री की, केवल मौखिक परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑडियो बुक्स और बड़े प्रिंट की सामग्री। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्क्रीन पर? मैकुलर डिजरेशन से ग्रसित छात्रों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन पहला है उन्हें नियमित छात्रों की तरफ पढ़ाना, विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना, कि उन्हें अकेला छोड़ना, कि केवल मौखिक परीक्षाएं लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ऑप्टिक एट्रोफी मुख्य रूप से किस हिस्से को प्रभावित करती है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ऑप्टिक एट्रोफी मुख्य रूप से किस हिस्से को प्रभावित करती है? पहला है कार्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है ऑप्टिक नर्व, चौथा है लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ऑप्टिक एट्रोफी के मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन पहला है दृष्टि में धुंधलापन और दृष्टि हानि, आंखों में लालिमा, रात्रि अंधापन के आंखों में दर्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दृष्टि में धुंधलापन और दृष्टि हानि, ऑप्शन ए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्क्रीन पर? ऑप्टिक एट्रोफी के कारण शैक्षिक प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, लिखने में कठिनाई, पढ़ने में और सूक्ष्म विवरण देखने में परेशानी, शारीरिक शिक्षा में परेशानी, की संगीत में कठिनाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पढ़ने और सूक्ष्म विवरण देखने में परेशानी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ऑप्टिक एट्रोफी से ग्रसित छात्रों को पढ़ाई में सहायता के लिए कौन सी तकनीक सहायक हो सकती है? ठीक है, पहला है ऑडियो बुक्स और टेक्सटाइल सामग्री, केवल ब्रेल लिपि, केवल हाथ से लिखी सामग्री, कि केवल मौखिक परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑडियो बुक और टेक्सटाइल सामग्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ऑप्टिक एट्रोफी के कारण छात्रों को किन गतिविधियों में समस्या हो सकती है?
ठीक है, पहला है समूह चर्चा, दूसरा है खेलकूद, तीसरा है सूक्ष्म लेखन और रीडिंग, चौथा है संगीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सूक्ष्म लेखन और रीडिंग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्टिक एट्रोफी से ग्रसित छात्रों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, उन्हें नियमित छात्रों की तरह पढ़ाना, उन्हें विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना, उन्हें अकेला छोड़ना कि केवल मौखिक परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्हें विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या है? ऑप्टिक एट्रोफी से प्रभावित छात्रों को कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी हो सकता है? ऑप्शन ए है व्हील चेयर, बी सुनने की मशीन, सी बड़ा प्रिंट और स्क्रीन रीडर की स्पीच थेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ा प्रिंट और स्क्रीन रीडर। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ग्लूकोमा मुख्य रूप से आंख के किस हिस्से को प्रभावित करता है? ठीक है, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। ग्लूकोमा का मुख्य कारण क्या है? आंख में संक्रमण, आंख के अंदर दबाव बढ़ना, आंख में सूजन, रेटिना का क्षतिग्रस्त होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आंख के अंदर दबाव बढ़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। ग्लूकोमा के लक्षणों में से एक क्या है? ठीक है, दृष्टि का धुंधलापन, आंखों में लालिमा, रात्रि अंधापन, आंखों में दर्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दृष्टि का धुंधलापन। अब है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन है, ग्लूकोमा से ग्रसित छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए है पढ़ने और बोर्ड पर लिखी सामग्री देखने में कठिनाई, शारीरिक शिक्षा में परेशानी, संगीत कक्षाओं में कठिनाई की सामाजिक गतिविधियों में कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ने और बोर्ड पर लिखी सामग्री देखने में कठिनाई। ओके, ऑप्शन ए। अब है क्वेश्चन नंबर 17। ग्लूकोमा से प्रभावित छात्रों के लिए कौन सी सहायक तकनीकी उपयोगी हो सकती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? ग्लूकोमा से प्रभावित छात्रों के लिए कौन सी सहायक तकनीकी उपयोग हो सकती है? व्हील चेयर, बड़ा प्रिंट और ऑडियो बुक्स, सुनने की मशीन, स्पीच थेरेपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बड़ा प्रिंट और ऑडियो बुक्स। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है स्क्रीन पर? ग्लूकोमा से ग्रसित छात्रों की मदद के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, उन्हें नियमित छात्रों की तरह पढ़ाना, उन्हें विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना, उन्हें अकेला छोड़ना कि केवल मौखिक परीक्षा लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उन्हें विशेष शिक्षा और सहायक उपकरण प्रदान करना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 19। ग्लूकोमा का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? ठीक है, इसका पढ़ाते समय मैंने चर्चा किया था कि ग्लूकोमा का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है? एंटीबायोटिक से, आंखों की सर्जरी और दवाओं से, रेटिना प्रत्यारोपण से कि केवल घरेलू उपचार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
आंखों की सर्जरी और दवाओं से। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा के कारण होने वाली दृष्टि हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना, केवल घरेलू उपचार का उपयोग करना, कि धूप के चश्मे पहनना, कम रोशनी में पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमित रूप से आंखों की जांच करवाना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक लिए थे अब वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर इसी टॉपिक में जो कुछ शेष रह गया है उसका मैं वस्तुनिष्ठ तैयार करके और उस टॉपिक पर फिर मैं अगली जो बीमारियां हैं आंखों से संबंधित और उनके शैक्षणिक प्रभाव, इस पर मैं फिर कल चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों को जो प्री परीक्षा हो उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, और इस जो नोटिस मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, जब यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, अब आप विलंब ना करें, क्योंकि आप लोग इस संस्था से पुराने रूप से जो जुड़े हैं वो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार की फैसिलिटी मिलती हैं जो आपको पढ़ने के बाद आपके पास हो जाने पर भी ये संस्था आपके लिए काफी कुछ सोचती रहती है अपने छात्रों के बारे में, ताकि हमारे संस्थान का नाम हो। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा देर मत करें और अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी कराने के लिए यहाँ पर आप लोग संपर्क करें। ठीक है, और फिर मैं कल इसी टॉपिक्स पे जो कुछ शेष रह गया है कल चर्चा करूंगा, ताकि ये चैप्टर से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आए वो परीक्षा में आप लोगों से छूटे मत। ठीक है, और फिर कर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।